अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वर्कशॉप डे नंबर 3 में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो हैंडआउट्स अपडेट किए हैं वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। डे वन का जो हैंडआउट है ये मैंने आपको डे वन में जब पढ़ाया था तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये आपको मिल जाएगा। डे टू के हैंडआउट में हमने लेटर्स का फॉर्मेट पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि लेटर्स में इनसाइड एड्रेस क्यों लिखा जाता है। हमने ये देखा था कि यहाँ पे सैल्यूटेशन कब होती है और सैल्यूटेशन में कौन सी चीजें कब यूज हो रही होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा कब यूज हो रहा होता है। तो लेटर्स का पूरा हैंडआउट है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। फिर ये कुछ हमने लेटर्स प्रैक्टिस किए थे। जॉब एप्लीकेशन लेटर था इसमें, कंप्लेन लेटर था इसमें, यानी कि क्लेम लेटर था इसमें। इसमें एक लेटर था जिसमें एक बंदा रिटायर हो रहा था। इसमें एक लेटर था जिसमें कुर्सी वापस करनी थी। एक लेटर था जिसमें आपको रिफंड चाहिए था। तो ये सारे लेटर्स, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। 3B के अंदर जो है आपके पास कोई चेंजेस नहीं है, ये सारे लेटर सेम है। ये भी आपको हैंडआउट मिल जाएगा। 3C के अंदर क्या किया था कि मैंने जो 3B के अंदर जो दो लेटर्स थे 1 और 2, मैंने उसको अलग स्टाइल में भी लिखवाया है यहाँ पे। तो ये आपके पास एक और हैंडआउट आ जाएगा। ये हैंडआउट पहले मौजूद नहीं था, मैं पहली बार भेजूंगा ये। 4 वाले में ये वाला लेटर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कवर्ड है। लेकिन मैंने इसके अंदर क्या किया था कि एक और लेटर लिखवाया था, ये जपैटोस वाला, लेकिन ये अलग स्टाइल में लिखवाया था। मैंने इसको अलग तरीके से लिखवाया था। ये 4 वाला हैंडआउट मैं आपको भेज दूंगा। 3C एक नया हैंडआउट है। 3 जो 4 वाला हैंडआउट है इसमें कुछ चेंजेस हुई हैं। मैं आपको हैंडआउट नंबर 5 भेजूंगा जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ऐसे का। और हैंडआउट नंबर 5B मैं आपको भेजूंगा जो मैंने आज पढ़ाना है आपको ऐसे। तो 4 तक मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। 5 वाला इंशाल्लाह मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐसे। अगर मैं ऐसे की बात करूं तो आईकैप में जो है वो दो किस्म के ऐसे आ रहे होते हैं। एक आपके पास जो ऐसे आता है वो आपके पास होता है एफिनिटी, और एक जो आपके पास ऐसे आता है वो आता है फिश बोन। एफिनिटी और फिश बोन दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग अप्रोचेस है जिसमें आप अपनी राइटिंग को ऑर्गेनाइज करते हो, जहां पे अपनी राइटिंग को प्रेजेंट करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो। ये जो दो अप्रोचेस हैं, ज्यादातर ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही होती है, डिफरेंट पर्पसेस में यूज हो रही होती है। मेरा मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास टॉपिक ए है, इसके लिए शायद जो है वो एफिनिटी सही रहेगा लिखने के लिए। इस टॉपिक के लिए जो स्टाइल होगा वो एफिनिटी होगा। एक आपके पास टॉपिक बी है जिसमें शायद फिशबोन ज्यादा सूट करे। कुछ टॉपिक आपके पास ऐसे होंगे जैसे टॉपिक सी, इसमें एफिनिटी भी चल जाएगा और इसमें फिशबोन भी चल जाएगा। यानी कि कुछ आपके पास टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एफिनिटी सूट करता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ फिशबोन सूट करता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें एफिनिटी और फिशबोन दोनों चल जाते हैं। तो सर सवाल ये है कि व्हाट इज एफिनिटी ऐसे, सवाल ये है कि व्हाट इज फिशबोन ऐसे। तो यहाँ पे एफिनिटी की बात कर लेते हैं। एफिनिटी ऐसे टिपिकली रेफर्स टू एन एसे और पीस ऑफ राइटिंग विद द मेन फोकस इज ऑन एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस और सिमिलैरिटीज बिटवीन आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और फिनोमेना। एफिनिटी ऐसे एक टिपिकली एक ऐसा ऐसे या एक ऐसा कंटेंट या ऐसा सब्जेक्ट मैटर या ऐसी राइटिंग होती है, या ऐसी पीस ऑफ राइटिंग होती है जिसमें मेन फोकस क्या होता है कि हम एक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स के रिलेशंस को, उनके कनेक्शंस को, उनके डिफरेंसेस को, उनकी सिमिलैरिटीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ये जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, जो सिमिलैरिटीज है, जो डिफरेंसेस हैं, ये किसी आइडिया, किसी कॉन्सेप्ट या किसी फिनोमिना का हो सकता है। जो रिलेशन एक फिनोमिना है उसका आपस में एक दूसरे टॉपिक के साथ क्या रिलेशन है, कनेक्शन या सिमिलैरिटीज है। यहाँ पे कुछ की फीचर्स होते हैं एफिनिटी के, जैसे कि यहाँ पे हम रिलेशन पे फोकस कर रहे होते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया। या जो प्राइमरी गोल है या हाईलाइट करना होता है कि कैसे बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। और फिर लिखा हुआ है थीमेटिक स्ट्रक्चर। ये जो ऐसे होता है इसको ऐसे स्ट्रक्चर करना है कि यहाँ पे एक थीम चल रही हो। सही है, यहाँ पे टॉपिक्स आपस में ओवर आर्क कर रहे होंगे, आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम एक तरीके से टॉपिक्स को आपस में इंटरवीव कर रहे होंगे, इंटरलेस कर रहे होंगे, इंटरकनेक्ट कर रहे होंगे, ओवर आर्क कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे। सही, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लीनियर नहीं होगी, नैरेटिव स्टाइल में नहीं चल रहे होंगे, टॉपिक के ऊपर टॉपिक, टॉपिक के नीचे टॉपिक, पूछो कितने टॉपिक, ये वाला सीन होगा। कंपैरेटिव एनालिसिस, यहाँ पे हम चीजों को एनालाइज कर रहे होंगे आपस में कंपेयर करते वक्त। यहाँ पे हम चीजों को कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे होते हैं, डिफरेंसेस ढूंढ रहे होते हैं, पैटर्न्स ढूंढ रहे होते हैं, इनसाइट नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन होता है, यहाँ पे रूम होता है क्रिएटिविटी का, हम आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ट्रेडिशनल ऐसे फॉर्मेट से हटकर। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक्स हो सकते हैं जहाँ पे हम
कंपेयर कर रहे हो दो लिटरेरी वर्क्स को, मैं शेक्सपियर को विलियम वर्ड्सवर्थ से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं विलियम शेक्सपियर को विलियम वर्ड्सवर्थ से कंपेयर कर रहा हूँ, या एक शायर को दूसरे शायर से, या एक राइटर को दूसरे राइटर से, या एक पॉलिटिकल लीडर को दूसरे पॉलिटिकल लीडर से, या एक कंट्री को दूसरी कंट्री से, एक क्रिकेट टीम को दूसरी क्रिकेट टीम से, एक जो है स्पोर्ट्स पर्सन को दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन से, एक फाइटर को दूसरे फाइटर से, एक एक्टर को दूसरे एक्टर से। सही, तो यहाँ पे मैं थीमेटिक पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकता हूँ हिस्टोरिकल इवेंट्स को, अंडरलाइंग कॉजेस देख सकता हूँ, मैं कल्चरल कॉमन एक्सपीरियंस कर सकता हूँ इंटरकनेक्टेड लेंसेज से। तो बार बार यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी की बात आ रही है, यहाँ पे जो है इंटरकनेक्टिविटी की बात आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है ओवर आर्किंग की बात आ रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात आ रही है, यहाँ पे कंपैरिजन और सिमिलैरिटीज की बात आ रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी फिशबोन जो है आपके पास, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे लिटरली फिश बोन डायग्राम होती है। इसका एक और नाम होता है इशिकावा। तो जापानीज वर्ड है, यस ये जापानीज वर्ड है। सही है, यहाँ पे क्या होता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सही है, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, फिशबोन ऐसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है या अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है रूट कॉज को और फैक्टर्स को जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम कॉज और इफेक्ट देखते हैं। कॉज क्या होता है, एक रीजन होता है, इफेक्ट क्या होता है, जो जिस रीजन का मुझे आउटकम नजर आ रहा होता है। तो रीजन और आउटकम, कॉज और इफेक्ट हम ये देख रहे होते हैं। रिजल्ट नजर आ रहा होता है, इफेक्ट उसके पीछे की जो तमाम रीजन होते हैं, उसके तमाम पीछे जो कॉजेज होते हैं वो कॉज और इफेक्ट बना रहे होते हैं। यहाँ पे सिस्टमैटिक एनालिसिस होती है, चीजें जो ना बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, हम चीजों को ब्रांच आउट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लॉजिकल फ्लो होता है, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, आपने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बात करनी है, आपने उन फैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करना है जो कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, आपने हिस्टोरिकल इवेंट्स जो गुजर चुका है उसके पीछे जो रीजन थे उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, की डिफरेंस क्या है पर्पस का। एफिनिटी जो है वो रिलेशनशिप और कनेक्शन को एक्सप्लोर करता है, फिशबोन जो है वो प्रॉब्लम के कॉज और इफेक्ट्स को देख रहा होता है। अभी हम लोगों ने देख लिया। स्ट्रक्चर की बात करें तो एफिनिटी फ्लेक्सिबल होता है, फिशबोन फ्लेक्सिबल नहीं होता। एफिनिटी जो है वो फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिलेशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। जो फिशबोन है वो इसलिए स्ट्रक्चर्ड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। मैंने बता दिया कि जो एफिनिटी है उसमें हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, लोगों को, हिस्ट्रीज को, चीज़ों को, आइडियाज को, और जो फिशबोन होता है उसमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, रूट कॉजेज मालूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है फिशबोन ऐसे की तरफ जाएंगे, हम लोग जो है फिशबोन ऐसे की तरफ जाएंगे, हम लोग एफिनिटी ऐसे की तरफ नहीं जाएंगे। पेपर में आपके पास दो ऐसे आते हैं, फिशबोन और एफिनिटी। आप एफिनिटी वाला ऐसे करोगे। मैंने आपको एक दफा फिर से मैं बता दूं, ऐसे में जाने से पहले मैंने आपको बताया कि दो राइटिंग अप्रोचेस होती है, एक होती है एफिनिटी, एक होती है फिशबोन। ये डिस्टिंक्ट राइटिंग अप्रोचेस हैं, दोनों अलग अलग राइटिंग अप्रोचेस हैं। यहाँ पे चीजों को आप अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे और इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करोगे। दोनों अक्सर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एफिनिटी स्टाइल में लिखे जाते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि फिशबोन स्टाइल में लिखे जाते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि एफिनिटी या फिशबोन स्टाइल में लिखे जाते हैं। अब एफिनिटी में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम किसी भी कॉन्सेप्ट, आइडिया, फिनोमिना के रिलेशंस को, उसके कनेक्शंस को, उसकी सिमिलैरिटीज को, डिफरेंसेस को हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। यहाँ पे चीजें इंटरकनेक्टेड होती है, इंटरवीव्ड होती है। यहाँ पे चीजें जो है ओवर आर्क कर रही होती है, ओवरलैप कर रही होती हैं। सही है, यहाँ पे क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है। आप क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो, फॉर्मेट से हट सकते हो, ट्रेडिशनल ऐसे फॉर्मेट यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, तो दो लोगों को, दो चीजों को, दो आइडियाज को, दो नेशंस को, दो कॉन्सेप्ट को कंपेयर कर सकते हैं। फिशबोन में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड थीम होती है, उसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज और इफेक्ट पता चल जाते हैं, यहाँ पे एक लॉजिकल फ्लो होता है। ठीक है, और इनके की डिफरेंसेस ये रहे। अब चलेंगे हम ऐसे की तरफ। आई होप दोनों दोनों टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। इकरा का सवाल है, इकरा शेख का सवाल है कि हाउ वुड आई नो विच टॉपिक इज सुटेबल फॉर एफिनिटी और फिशबोन। यू डोंट नीड टू नो व्हाई, बिकॉज तुम्हारे पास एक एफिनिटी ऐसे होगा, एक फिशबोन ऐसे होगा। एफिनिटी ऐसे में लिखा होगा कि इसमें एफिनिटी ऐसे लिखना है, फिशबोन ऐसे में लिखा होगा कि तुम्हें फिशबोन ऐसे लिखना है, तो यू डोंट नीड टू आइडेंटिफाई। लेकिन अगर तुम्हें ये समझना है, एमआईटी क्या समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली exactly? तो इकरा देखो, तुम्हें इसमें जो है ना,
इशिकावा का नाम है बस। जुनैद तुमने लेट ज्वाइन किया था। इशिकावा का नाम है फिशबोन, बस उसको इशिकावा कह लो या फिर उसको फिशबोन कह लो, एक नाम ही है बस। क्या समझ नहीं आ रहा यार, ऐसे नहीं करो, दोनों ये नहीं कहो कि दोनों समझ नहीं आ रहे, मुझे बताओ कि रीजन क्या है। एमआईटी क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे स्पेसिफिकली बताओ। इकरा का सवाल ये है कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि फिशबोन क्या है या एफिनिटी क्या है। लेट मी गाइड यू। बल्कि अब तुम लोग ही मुझे बताओगे, रुको। एक टॉपिक है सुनना, चाइल्ड लेबर। एक टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। एक टॉपिक का नाम है अर्बनाइजेशन। एक टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन अर्बन एरियाज एंड, सही है, ओके। फिर एक टॉपिक हो सकता है, यस, एक टॉपिक आपके पास ये हो सकता है कि बिजनेस वर्सेस जॉब। एक टॉपिक हो सकता है बिजनेस वर्सेस फ्रीलांसिंग। एक टॉपिक हो सकता है स्किल्स वर्सेस एजुकेशन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। मुझे ये बता दो, नंबर नंबर से मुझे बताना, 1 2 3 4 बताना, इसमें से कौन सा एफिनिटी है, कौन सा फिशबोन है, बताओ। अरीबा कह रही चाइल्ड लेबर फिशबोन में लिखेंगे, गुड। और 1 2 3 4 5 6 7 के मतलब वन इसमें आएगा, वन फिशबोन हो गया, वन फिशबोन हो गया, और 1 3 फिशबोन, गुड। तहरीम वेरी गुड। और बाकी अर्बन फिशबोन, गुड। सेकंड एफिनिटी है, सेकंड एफिनिटी है, थर्ड फिशबोन है। यू हैव योर आंसर। बट आई सॉ मेनी असाइनमेंट देयर इज नो कंपैरिजन इन एफिनिटी टॉपिक्स। देखो, आप जो असाइनमेंट देख रहे हो ना वो टीचर्स के, ठीक है। टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स ये कर रहे होते हैं कि जब वो आपको टॉपिक देते हैं तो वो इस तरीके से उसको उसको लिखवाते हैं कि वो आपको एफिनिटी स्टाइल में भी लिखवा देते हैं, वो आपको फिशबोन स्टाइल में लिखवा देते हैं, वो आपको ऐसे टॉपिक देते हैं ये वाले। आपने पेपर में जाके फिशबोन करना है, सही है। फिशबोन के टॉपिक्स जो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें क्या होगा, एक प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना होगा, बस दैट्स इट। तो एफिनिटी की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अगर ये समझ आ गया है तो आई बिलीव कि आपको बात समझ आ गई है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो प्रॉब्लम है। क्या आपको ये समझ आ गया है कि इसमें से कौन कौन सा फिशबोन है? आपने बोला 1 और 2 वाला, जो 1 और 3 वाला जो है वो आपने बोला कि ये फिशबोन है, बाकी सब ने बोला एफिनिटी है। तो अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो मैंने समझाया फिशबोन और एफिनिटी वो आपको समझ आ गया है। तो प्रॉब्लम क्या है? मेन तो ये है ना, जो आज की क्लास है हम के फिशबोन का ऐसे पढ़ना शुरू हो जाए, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन एफिनिटी और फिशबोन? नहीं। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने फिशबोन पे ऐसे लिखना है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। सर आपने एफिनिटी और फिशबोन क्यों बताया? आपको समझाने के लिए कि हम दो तरीके से लिख सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके लिखने के बता दिए, आपको ये नॉलेज पता चल गई। अब इस नॉलेज का पेपर में तो कुछ भी नहीं करना, फिर क्यों परेशान होना, बताओ। इस नॉलेज का पेपर में तो कुछ नहीं करना ना। ये जो मैंने आपको ये बताया है, टू अप्रोचेस का, ये मैंने जो आपको बताया, ये जो मैंने आपको बताया,
ये जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको बताया, इसका पेपर में कुछ करना है, यस और नो? बताओ। नहीं करना? सही है। तो जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर परेशान क्यों ना? अब इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्यों? हम लोगों को आदत हो गई परेशान होने की। मैंने आपसे ये कहा पेपर में आएगा, आपको पेपर के पैटर्न में पता है कि फिशबोन और एफिनिटी का डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मुझे जवाब दो, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं दो तीन के नाम लेता हूँ, कि अब्दुल्ला या अरीबा या जुनेद या ईमान या हसन, जितने भी लोग बैठे, इकराम, मुझे एक जवाब दो, इकरा, कि जब ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा तो इनको लेके घबराना क्यों? लेकिन अगर तुम मुझसे पूछेगा कि यार व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, मैं चुटकी बजा के बोलूंगा, सुनना, कि मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि फिशबोन वो राइटिंग स्टाइल होता है जिसमें मैं किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूं या प्रॉब्लम को एनालाइज कर लूं। ऑन द कॉन्ट्ररी, एफिनिटी वो ऐसे राइटिंग स्टाइल होता है कि जिसमें किसी भी टॉपिक के अंदर मैं रिलेशंस को, उनकी इंटरकनेक्टिविटी को, उनकी सिमिलैरिटीज को, उनके डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करता हूं। तो एक बंदा बोलेगा वाह यार बेहतरीन, तुम्हें तो बड़ी जबरदस्त नॉलेज है। तुमने बोला थैंक यू सो मच। फिर तुम पेपर देने गए बीडब्ल्यूसीएस का, और बीडब्ल्यूसीएस के पेपर में जाके तुमने फिशबोन पे ऐसे लिख लिया, तुम्हारी तारीफ भी हो गई, तुम्हारा पेपर भी पास हो गया, प्रॉब्लम खत्म। आगे बढ़ जाऊं? एक आखिरी बात करूंगा फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, क्योंकि तुम लोग बच्चे हो ना, तुम लोगों को डर लग सकता है, तुम लोग को डर लग सकता है कि सर ओएस जो है वो इम्पोस्टर है, वो अपनी तरफ से कुछ भी चिपकाए चले जा रहे हैं, तो हम थोड़ी पकड़ लेंगे। क्या पता सर ओएस झूठ बोल रहे हो, क्या पता एफिनिटी का मतलब ये नहीं हो, क्या पता फिशबोन का मतलब ये नहीं हो, उसने हमें चिपका दिया, कौन हमसे जाके पेपर में पूछेगा? तो देखो, अगर तुम ऐसा सोचते हो ना तो एक अच्छी चीज है, लेकिन इसके लिए परेशान नहीं हुआ करो। अगला स्टेप पता है क्या हो? मेरा हैंड आउट लो और जाके नेट पे सर्च कर लो। कैसा? जाके नेट पे सर्च कर लो, और नेट पे जाके तुम्हें यही चीज मिलेगी इंशाल्लाह। एक पॉसिबिलिटी तुम्हें ये चीज नहीं मिले, ठीक है? नहीं नहीं, देखो, मैं अपनी तारीफ नहीं करवा रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सोचने का तरीका, एनालाइज करने का तरीका, रिसर्च करने का तरीका। तुमने अगला काम क्या किया? तुमने जाके मुझसे पूछा कि सर आप जो ये बता रहे हो यहाँ पे तो ये नहीं लिखा हुआ। तो मैं तुम्हें ये शर्तिया कह रहा हूं, मैं तुम्हें गारंटीड कह रहा हूं कि लिखा हुआ शायद वही होगा, लेकिन वो अलग वर्ड्स में लिखा होगा, मैं तुम्हें उसको डीकोड कर दूंगा, बात वहीं आ जाएगी। हम जितनी भी चौरंगी घूमेंगे ना, इंशाल्लाह तुम यहीं पे आ जाओगे, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो गलत नहीं है। तो मैंने तुम्हें भी बताया, फिर से एक दफा मैं बता देता हूँ ताकि हम वापस से टॉपिक पर आ जाए। समटाइम्स ये आर्ग्यूमेंट्स अच्छी होती है, समटाइम्स ये चीजें अच्छी होती है, इससे क्या होता है, हमें सीखने को मिलता है। मैं एक दफा लास्ट टाइम रिकॉल कर रहा हूँ, फिर मैं अपने ऐसे पर आ रहा हूँ। मैं आपको 6 ऐसे बताऊंगा आज, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है? मैंने आज तुम्हारे लिए ऐसे लिखे हैं, तब मैंने आधा घंटा क्लास लेट स्टार्ट की थी। दो पॉपुलर अप्रोचेस होती है ऐसे लिखने की। क्या सर 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 दो होती है? नहीं, दो नहीं होती, दो से ज्यादा होती है, लेकिन आपके कोर्स में कितनी है? दो, तो हम इस दो पे रहेंगे, एफिनिटी और फिशबोन। सर ये एफिनिटी और फिशबोन होता क्या है? ये एफिनिटी और फिशबोन ऐसे लिखने की टेक्निक नहीं होती है। एफिनिटी और फिशबोन ड्राफ्टिंग टेक्निक्स हैं। जब मैं आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग कर रहा होता हूँ, जब मैं कुछ ऐसी चीज लिख रहा होता हूँ जिसके आर्ग्यूमेंट में सामने बंदा कुछ लिख सकता है, तो दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। दो किस्म की अप्रोचेस बड़ी मशहूर हैं, एक है एफिनिटी, एक है फिशबोन। एफिनिटी वो अप्रोच है कि किसी भी टॉपिक के रिलेशंस को, उसकी इंटरकनेक्टिविटी को, उसकी सिमिलैरिटीज को, उसके डिफरेंसेस को, आपस में प्रोज एंड कॉन्स को जब कंपेयर कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एफिनिटी। सही है। दो लोगों के काम को, दो लोगों की पर्सनैलिटीज को, दो मुल्क की इकोनॉमी को, दो आइडियाज को, दो कॉन्सेप्ट्स को, फेमिनिज्म और मिजोजिनी को, दो इविल, दो शैतानियत को कंपेयर कर रहे हैं कि इनमें से बड़ा इविल कौन सा है, दो अच्छाइयों को, इनमें से बड़ी अच्छाई कौन सी है, हम क्या लिखेंगे? एफिनिटी। और फिशबोन में क्या होता है? फिशबोन में आप किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी इश्यू या किसी भी अपॉर्चुनिटी को क्या करते हो? एक्सप्लोर करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। सही है। फिर उसके पीछे के कॉजेस और इफेक्ट को देख रहे होते हो। तो दिस इज कॉल्ड फिशबोन। तो फिशबोन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, एफिनिटी में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तुम ये कह सकते हो, सुनना, शायद जो इंटरमीडिएट तक मैं ऐसे राइटिंग करता था कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, वो एफिनिटी स्टाइल हुआ करता था, क्योंकि जो मेरा दिल करता था मैं वो लिखा करता था, इरिस्पेक्टिव कि वो कोई सीक्वेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा,
क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ पे मैं क्रिएटिवली जा सकता हूँ। तो वो जो तुम इंटरमीडिएट में ऐसे लिखा करते थे, वो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो एफिनिटी था। लेकिन एक बच्चा है ये बोलता है कि नहीं, मैं तो एक स्ट्रक्चर के थ्रू ऐसे लिखूंगा, पहले एक इंट्रोडक्शन लिखूंगा, एंड में कंक्लूजन लिखूंगा, और बीच में मैं क्या करूंगा, आपस में फॉलो करते हुए आइडियाज लिखूंगा, तो वो हो जाता है फिशबोन ऐसे। आई होप आपको एफिनिटी और फिशबोन में अब कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी। लेट्स बिगिन। फिशबोन। फिशबोन में आपके पास दो पार्ट होते हैं। एक आपके पास होता है प्लानिंग का पार्ट। प्लानिंग का पार्ट जो होता है वो 10 मार्क्स प्लानिंग का पार्ट होता है 10 मार्क्स का। और दूसरा आपके पास होता है एग्जीक्यूशन का, यानी कि एक्चुअल ऐसे राइटिंग का, वो आपके पास जो होता है वो होता है 20 मार्क्स का। ये आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। सर ये वाला कौन सा पार्ट है? ये प्लानिंग का पार्ट है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपके पास एक टाइटल होगा। अब जैसे आपके पास एक ऐसे आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट। सही है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक टॉपिक का नाम है, ये फिशबोन पे लिख रहा हूं मैं। ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट या अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट लिखी। सही है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये फायदे होंगे, और इससे हमें ये इम्पैक्ट नजर आएंगे। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये कुछ फायदे हैं, ये कुछ नुकसान है, उनके ये कुछ इम्पैक्ट नजर आ रहे होंगे। फिर आपने उस पर लिखा कॉज वन, रीजन वन। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रॉब्लम बनेगी, तो उसके पीछे कॉज, वजह क्या होगी, दूसरी वजह, तीसरी वजह क्या होगी, और उस वजह से मुझे इम्पैक्ट क्या नजर आएगा, इम्पैक्ट वन, इम्पैक्ट टू, इम्पैक्ट थ्री। फिर ये आपके पास जो एग्जीक्यूशन का पार्ट होगा, उसमें आप 5 पैराग्राफ लिखोगे, 5 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ लिखोगे। पहला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, आप रीफ्रेस कर दोगे, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, रीफ्रेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ताकि आपके पास तकरीबन कोई 25 से 30 वर्ड्स यहाँ पे कवर हो जाए। पैराग्राफ 2 में आप क्या करोगे, आप लिखोगे कॉज एंड इफेक्ट वन। सही है, जो आपने कॉज वन और इफेक्ट वन लिखा था यहाँ लिखोगे। यहाँ पे आप कर दोगे कॉस टू इफेक्ट टू, यहाँ आप कर दोगे कॉस थ्री इफेक्ट थ्री। 4 पैराग्राफ ये हो गए। इसके बाद आप क्या करोगे, 5वें पैराग्राफ में आप लिखोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपके पास क्या आ जाएगा कि सोल्यूशन और 3 कॉजेस एंड इफेक्ट्स। ये भी आपके पास 25 से 30 वर्ड्स का हो जाएगा। तो सर ये आपके पास तकरीबन कोई 50 से 60 वर्ड हो जाएंगे। फिर आपके पास 100 से 90 वर्ड रह जाएंगे। तो आप इसको लिखो 30 से 33 वर्ड्स का। पत्थर की लकीर नहीं है भाई, ये 20 वर्ड का हो जाएगा, ये 20 वर्ड का हो जाएगा, यहाँ वर्ड्स बढ़ जाएंगे। ये 30 वर्ड का हो जाएगा, ये 30 वर्ड का हो जाएगा, यहाँ वर्ड कम हो जाएंगे। बस बताना है कि आपने क्या करना है कि इन वर्ड्स का लिखना है। सही है। फिर अगेन यहाँ पे भी ये 30 से 33 वर्ड। अगर सर कोई पैराग्राफ बड़ा हो जाए, कोई छोटा हो जाए, 150 पे चले जाओ, तो कोई मसला है? आंसर इज नो। बस एक गाइडलाइन दे रहा हूं। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। ये आपके पास जो है, ये इस तरीके से आपने एक्चुअल ऐसे लिखना है। ये देख लें यहाँ पे, ये आपका एक्चुअल ऐसे होगा। जुनेद कह रहे सर इसमें थीसिस और हुक भी ऐड करेंगे ना टू ग्रैब रीडर अटेंशन। वेरी गुड जुनेद, यू गॉट माई पॉइंट। ये जो इंट्रोडक्शन है, इसमें जब तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिफ्रेस करोगे, तो तुम्हारी जो लास्ट लाइन होगी वो क्या होगा, तुम्हारा थीसिस होगा। थीसिस क्या होता है, कॉस वन, कॉस टू, कॉस थ्री। अभी जो मैंने लिखे ऐसे देखोगे ना, उसमें लिखा हुआ आएगा। तो यही मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से तुम ये बात समझ गई, शायद तुमने पहले कभी पढ़ी भी है। तो दिस इज द गुड थिंग कि तुम्हें जो नई चीज आ रही है। जिनको नहीं आ रही मैं अभी बता देता हूँ। ये तुम्हारे पास, आपके पास क्या मौजूद है, ये आपके पास जो है वो 5 पैराग्राफ में ही आपके पास ऐसे मौजूद है। तो उससे कंट्रोल्ड ऐसे चलेगा। ठीक है। अब एक्चुअल ऐसे ही आपके पास, अरे मैंने ऊपर लिखा कि सब कुछ यहाँ लिखा हुआ होगा आगे बढ़ जाता है। ठीक है। ये आपके पास जो है वो एक्चुअल ऐसे आ गया। इसके बाद ये रहा आपके पास ऐसे चाइल्ड लेबर पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। चाइल्ड लेबर परसिस्ट एज अ ग्लोबल इशू।
चाइल्ड लेबर एक ऐसा इशू है जो कि ग्लोबली चल रहा है, डिप्राइविंग चिल्ड्रंस, बच्चों से छीन रहा है उनका राइट टू एजुकेशन, उनको खतरनाक कंडीशंस में लेके जा रहा है, उनको हैजार्डस कंडीशंस में लेके जा रहा है। इसकी 3 कॉजेस, आपके पास 10 कॉजेस हो सकती है, आपने 3 कॉजेस लिखनी है। नंबर 1 पॉवर्टी, नंबर 2 लैक ऑफ एजुकेशन, नंबर 3 कल्चरल नॉर्म्स। तो गुर्बत होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग कमा नहीं पाते। जब वो लोग ज्यादा कमा नहीं पाते तो इनकम के लिए वो रिलाय करते हैं बच्चों की इनकम पे। तो एक कॉज ये है, इसका इफेक्ट ये नजर आ रहा है कि बच्चों की इनकम पे रिलायंस है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। तो कॉज, इफेक्ट, प्रॉब्लम। लैक ऑफ एजुकेशन है, तालीम नहीं है लोगों के पास। जब तालीम नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को भी काम पे लगा देते हैं, चाइल्ड लेबर। सही है। इकरा कह रही है प्लानिंग में कोई वर्ड लिमिट होती है? नहीं, प्लानिंग में कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है, लेकिन कोशिश करना कि छोटी से छोटी बात लिखना, ज्यादा उसको एग्जैजरेट नहीं करना। कंसाइजनेस इज द की, ब्रेविटी इज द की। ब्रीफ करके लिखना, कंसाइज करके लिखना। फिर कॉज 3 में क्या है, कुछ कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि यार चलता है, बच्चे तो काम करते हैं, गरीबों के घर के बच्चे तालीम हासिल नहीं करते, वो तो जॉब करते हैं। तो कुछ कल्चरल नॉर्म्स होते हैं जिसकी बेसिस पे क्या होता है कि वो इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है कि वो चाइल्ड लेबर करे। एक बच्चे का सवाल है डॉट 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 स्पेस डॉट 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 का, सर ये कॉज 1 इफेक्ट 1 कॉज 2 इफेक्ट 2 लिखने हैं एक्चुअल में या सिर्फ एक्चुअल ऐसे? देखो बेटा, मैंने बताया आपको, जब हम ये सॉल्व करेंगे ना इंशाल्लाह मॉडल पेपर, तो आपके पास 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा ये वाला, आपके पास लिटरली एक बॉक्स होगा जिसमें अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट लिखनी होगी, एक बॉक्स होगा जिसमें कॉजेस लिखने होंगे, एक बॉक्स होगा उसमें इफेक्ट्स लिखने होंगे, कॉज 1 इफेक्ट कॉज 2 और कॉज 3, इफेक्ट 1 इफेक्ट 2 इफेक्ट 3। तो इसमें तुम लिखोगे तो तुम्हें इसके 10 मार्क्स मिलेंगे। सही है। और फिर एक्चुअल ऐसे जो होगा उसके लिए बड़ा बॉक्स होगा, उसमें तुमने क्या करना है, 150 वर्ड का ऐसे लिखना है। ये मैं तब बताऊंगा जब मैं तुम्हें मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एक बच्चे का सवाल आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ ही रहे हैं, तो वो सवाल भी मैं तुम्हें बता दूं कि सर मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होती है। सुनना, इस बात को सुन के कंफ्यूज नहीं हो जाना। कभी कभी मुझे कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन ये होती है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉज है इसका इफेक्ट ये भी कभी कभी लगता है, कभी कभी इसका इफेक्ट मुझे ये भी लगता है, कभी कभी मुझे इसका इफेक्ट ये भी लगता है। या कभी बच्चे कह सकते हैं कि सर मुझे ये लगता है कि ये जो इफेक्ट है इसका मुझे ये भी कॉज लगता है, मुझे इसका ये भी कॉज लगता है। कभी एक बच्चा आगे कह सकता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉज है इसका इफेक्ट ये है और इसका इफेक्ट ये है। मुझे लगता है कि सर ये जो कॉज है इसका इफेक्ट ये है और इसका इफेक्ट ये है, तो इसमें मैं क्या करूं? भाई तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव चीज है। ऐसा हो सकता है कि 10 चीजें 10 चीजों से मैच कर रही हैं। अपने माइंड में क्लैरिटी रखो। तुमने कहा मुझे पॉवर्टी का पैराग्राफ बनाना है रिलायंस के साथ, मुझे लैक ऑफ एजुकेशन का पैराग्राफ बनाना है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज के साथ, मुझे कल्चरल नॉर्म का पैराग्राफ बनाना है एक्सप्लॉयटेशन के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉज 1 कर देता हूँ, इसको इफेक्ट 1 कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं, मैंने कहा मैं पैराग्राफ बना सकता हूँ पॉवर्टी का लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ। सुनना, मैंने कहा कि चाइल्ड लेबर में एक बड़ा रीजन जो है वो होता है पॉवर्टी। मैंने कहा कि poverty contributes significantly in the promotion of child labor, as we can clearly see there are lot of lack of opportunities to the poor people, so they have to force their children to work in the organization. मैंने क्या किया, cause 1 और effect 2 का पैराग्राफ बना दिया। अगर मेरा ये पैराग्राफ बन सकता है तो मैं इसको effect 1 का नाम दे दूंगा। तुम समझ रहे हो मैंने क्या किया है? जब मैंने यहाँ पे इसको cause 1 और इसको इफेक्ट 1 लिख दिया है, तो मैंने अपने लिए पत्थर की लकीर कर दिया। मैंने अपने लिए पत्थर की लकीर कर दिया कि मैं अब इन दोनों का ही पैराग्राफ बनाऊंगा। मैं अब इससे और इससे कंफ्यूज नहीं करूंगा। अब मेरा पैराग्राफ सुनो, cause 1 इफेक्ट 1 का, मैंने पढ़ा भी नहीं है। मैं यहाँ कह रहा हूं कि पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स चाइल्ड लेबर, as due to poverty people force their children to work, to work instead of getting education,
बिकॉज दे हेविली रिलाई ऑन देयर चिल्ड्रन इनकम। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों पैराग्राफ्स को, इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके कॉज वन इफेक्ट वन बना दिया। तुम्हारा जितना भी दिल कर रहा हो कि तुम कंफ्यूज कर रहे हो कॉज वन को इफेक्ट वन टू थ्री के साथ, तुम अपने माइंड की क्लैरिटी रखना कि मुझे इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है और इसको इसके साथ जोड़ना है, तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। आई होप ये बात मैं समझा पाया हूँ। क्या मैं ये बात समझा पाया हूँ? चले, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कॉस वन तो इफेक्ट वन के साथ भी जाता है, कॉस टू इफेक्ट टू के साथ भी जाता है। भाई तुम अपने माइंड की क्लैरिटी रखो कि अगर तुम्हें लगता है कि कॉस टू तीनों इफेक्ट के साथ जा रहा है, तुमने बोला नहीं मैं अपने दिमाग को एक जगह पे रखूंगा, मैं कॉस टू को सिर्फ इस इफेक्ट के साथ लगाऊंगा, मैं इनका पैराग्राफ बना दूंगा। ठीक हो गया? जबरदस्त, बेहतरीन। बिस्मिल्लाह करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीफ्रेज करूंगा इंट्रोडक्शन में। चाइल्ड लेबर इज एन ऑन गोइंग इशू। ऊपर के लिखा हुआ है चाइल्ड लेबर परसिस्ट एज ग्लोबल इशू। मैंने कहा परसिस्ट का मतलब होता है ऑन गोइंग। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये एक ऐसा इशू है जो कि परसिस्ट करता है। मैंने कहा ये एक ऐसा इशू है जो कि ऑन गोइंग है। रॉबिंग मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ देयर न्यूमरस राइट, जो कि लाखों करोड़ों बच्चों को क्या कर रहा है, उनके बेसिक राइट से महरूम कर रहा है। दिस प्रॉब्लम हैज बीन प्रेवलिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड पीपल आर अनेबल टू सॉल्व इट येट। एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको लोग अब तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अच्छा जुनेद, जो तुमने बात की थी ना वो थीसिस की, यहाँ पे वो थीसिस मौजूद नहीं है, लेकिन आगे के ऐसे में जहां पे मौजूद होगा तो मैं बच्चों को वो थीसिस बता दूंगा। क्योंकि आई नो कि जाहिर सी बात है, तुम ये इंट्रोडक्शन देखोगे तो तुम्हारा ये पहला सवाल होगा सर इसमें थीसिस का है। थीसिस कंपलसरी नहीं है, लेकिन इफ यू राइट अ थीसिस तो आप बहुत अच्छी तरीके से हुक कर सकते हो। आई डोंट नो बट मैं चलो ट्राई करता हूँ यहाँ पे थीसिस बनाने की। अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखूं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को रीराइट करूं, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि चाइल्ड लेबर is is a is a constant problem that many countries have been facing around the world, as multiple factors such as पॉवर्टी। के लिए मुझे कोई दूसरा वर्ड बताओ, अभी दिमाग जितना चल रहा है उतना बता रहा हूँ। एज पॉवर्टी सही है। नो इलिटरेसी, एज पॉवर्टी इलिटरेसी एंड illiteracy and cultural norms ना, and customs as cultural norms as uh, and normalization, as poverty, illiteracy and normalization of child labor in poor families. Child labor is a constant problem that many countries have been facing around the world, as multiple factors such as poverty, illiteracy, and normalization of child labor in poor families heavily contribute towards this। बेहतरीन, ये लो तुम्हारे पास ये क्या आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया वो थीसिस। मैंने क्या किया, तीनों कॉजेस को इसके अंदर लिख के दिखा दिया है। ये रहा तुम्हारे पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। चाइल्ड लेबर इज अ कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम दैट मैनी countries have been facing around the world, as multiple factors such as poverty, illiteracy and normalization of child labor in poor countries। अब अक्सर बच्चे मुझसे पूछेंगे, उनको आंसर कर रहा हूँ। पहले मैंने जुनेद से बात की थी, मैं बाकी सबसे बात कर रहा हूँ। सही है, हाँ अब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी बच्चों से बात कर रहा हूँ। देखो
मैंने आपको बताया था कि आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, मैंने सब बच्चों को बताया था कि आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप क्या करते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिफ्रेश कर देते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिफ्रेश किया हुआ है, मैंने अल्फाज बदल दिए लेकिन बात मैंने वही लिखी है, सही है। तो ये बात तो सबको समझ आ गई होगी। मैं जो जुनेद से बात कर रहा था वो थीसिस की बात कर रहा था। थीसिस क्या होता है? थीसिस ये होता है कि जिसमें आप अपने इंट्रो पैराग्राफ में आप क्या करते हो कि जो भी आपके तीन कॉजेस या फिर इफेक्ट्स को एंड में हाईलाइट कर देते हो कि मेरा ऐसे है वो यहाँ के अगले जो तीन पैराग्राफ हैं वो ये तीन पैराग्राफ इन तीन कॉजेस या इन तीन इफेक्ट्स पे चलने वाले हैं। मतलब मैं उनको छोटा छोटा ट्रेलर दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये किया मैंने, पहले क्या किया, इंट्रोडक्शन में वही वर्ड्स यूज की, वही बात यूज की जो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे बात कर दी कि कुछ फैक्टर्स है जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी। तो मेरा पहला पैराग्राफ होगा पॉवर्टी पे, इलिटरेसी मेरा दूसरा पैराग्राफ होगा लैक ऑफ एजुकेशन पे, और तीसरा पैराग्राफ होगा कि लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया चाइल्ड लेबर को। तो मैंने क्या किया, एक पिक्चर दिखा दी, मैंने इसको एंड में इंट्रोडक्शन के हाईलाइट कर दिया, दिस इज कॉल्ड थीसिस। सही है, थीसिस समझ आ गया। सर हम क्या थीसिस मैंडेटरी लिखें? द आंसर इज नो। लेकिन अगर तुम थीसिस लिखोगे तो इससे क्या होगा, तुम्हारे हुक बन जाएगा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से। तो एक ये कहलाता है थीसिस। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अगर मैं थीसिस नहीं लिखूं तब भी मसला नहीं है, थीसिस लिखूं तब भी मसला नहीं है, बस इंट्रोडक्शन लिखना था वो मैंने लिख दिया है। बात समझ आई? बता दो, समझ आया थीसिस? चलो बेहतरीन यार, मजा आ गया तुम लोगों को देख के आज। अच्छे लोग हो तुम लोग माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। पहला है पॉवर्टी। मैंने भी कहा था कि थीसिस में पहला पहला जो वर्ड था वो था पॉवर्टी। पॉवर्टी कंपेल्स families to rely on their children's income, labor for income, perpetuating का मतलब होता है कंटिन्यूअसली चलाना, साइक्लिंग perpetuating का मतलब होता है कंटिन्यूअसली किसी चीज को चलाना, perpetuating a cycle of exploitation, कि जब गुर्बत होगी तो हम बच्चों की इनकम पे रिलाय करेंगे, इसकी वजह से एक साइकिल चल पड़ेगी एक्सप्लॉइटेशन की, और बच्चों से एजुकेशन और बेटर अपॉर्चुनिटीज छीन ली जाएगी। फिर लिखा हुआ है कि एक्सेस नहीं होगा एजुकेशन का, तो एब्सेंस होगी अगर एक्सेस की एजुकेशन की एक्सेस की, तो वहां पे क्या होगा कि बच्चों को स्किल्स एक्वायर करने का मौका नहीं मिलेगा। जब वो स्किल्ड नहीं होंगे तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। कल्चरल एक्सेप्टेंस के भाई, कल्चरली ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि गरीब घर का बच्चा तो काम करेगा ही, तो उसको एक्सप्लॉइट करो, उसे जो है वो बहुत ज्यादा ख्वारी करवाओ, उससे काम करवाओ। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो कभी भी वो नहीं कर पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, बल्कि शायद उसको तो नुकसान पहुंचे। सही है। अब यहाँ पे एंड में कंक्लूजन हो जाएगा कि अगर अपने चाइल्ड लेबर को एड्रेस करना है तो यहाँ पे आपने कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी होगी। तो पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि पॉवर्टी को टैकल करें, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर दूसरा ये है कि आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम बनाए जो यूनिवर्सल हो, ये पीले स्कूल में पढ़ाई हो। सही है। तो इससे क्या होगा कि ये वाला लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज वाला मसला सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में कि आपने लोगों को क्या करना है, सोसाइटल चेंज लेकर आना है। आपने इनको बताना है कि भाई तुम जो है ये जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। तो फैमिलीज को इकोनॉमिक सपोर्ट दो, क्वालिटी एजुकेशन गरीबों को प्रोवाइड करो, और सोसाइटल चेंज लेकर आओ। उनके दिमाग में जो गंद भरी हुई है उसको निकालो। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है खुशो खर्रम हो जाएगा, पढ़ना शुरू हो जाएगा और चाइल्ड लेबर से निकल जाएगा। बिल्कुल दे सकते हैं अपनी ओपिनियन। देखो ना जुनेद, यहाँ पे जो है ये हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग है, तो यू कैन ऑलवेज गिव योर ओपिनियन, व्हाई नॉट। सही है, ये भी तो मेरी ओपिनियन ही है ना। तुम्हें ये ऐसे समझ आया? अब तुम दिल पे हाथ रख के बताओ कि इससे बेहतर स्ट्रक्चर्ड ऐसे तुमने चाइल्ड लेबर का देखा है? सर कितना खरा है कि यहाँ पे देखें, आपके पास ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसमें आपके पास कंक्लूडिंग पैराग्राफ है जिसमें लिटरली एक पंच के साथ कंक्लूड किया है। ये कॉज इफेक्ट वन है, ये कॉज इफेक्ट टू है, कॉज इफेक्ट थ्री है। सर क्या इसको बेहतर कर सकते हैं सर को? हाँ, इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, लेकिन क्या सर ये मेरे लिए काफी है? बिल्कुल काफी है। ये रहा आपके पास ऐसे। ठीक है। अब आपके पास अगला ऐसे आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। ये तो पढ़ के गर्मी लगना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना मैंने वो किया हुआ है, थीसिस लिखा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग होती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, फॉसिल फ्यूल को कंज्यूम करने की वजह से, और इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और वेदर बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट
इसी से बना लिए। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है। सही है, तो डिफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर बढ़ रहा है। फॉसिल फ्यूल कंज्यूम करने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने की वजह से क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में हीट हो रही है और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम वेदर की वजह, सॉरी, इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से वेदर जो एक्सट्रीम हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है और क्लाइमेटिक सिस्टम जो है हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी हुक और थीसिस लिख के दिया हुआ है। वो कह रहे हैं, अब्दुल्ला कह रहे सर इतना ही लिखना है माशाल्लाह। जो है वो कराची में तो हमें कराची बोर्ड में हमें 3 पेजेस लिखने होते हैं। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे हमें जो है ना वो 150 वर्ड की लिमिट दी है। वो कचरा से कितना 150 रुपया देगा, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 150 वर्ड ही लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखने। सही है। तो क्या सर आप जो इदारे को आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कचरा सेठ बोल रहे हैं, जो समझो, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये आपका ये आपका जो है ना ऐसे मौजूद है। मैं अब इसको पढ़ नहीं रहा क्योंकि हम लोगों को जो है वो उस पर भी जाना है, अपना PRC 5 के भी इसमें जाना है। या आप देख लो एक नज़र, इसको घर पे रीड कर लेना, मैं भी आपको ये हैंड आउट प्रोवाइड कर दूंगा। या आप इसको देख लो। ये आपके पास पूरा ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे लिखा हुआ है। और ये आपके पास ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, जब लोग अच्छे मुल्कों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं अपना फारिग मुल्क छोड़कर। अगेन मैं किसी मुल्क की बात नहीं कर रहा, तो प्लीज आप अपने मुल्क में मत जाइएगा, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 14 अगस्त इस बार यहीं पे मनाई है। इंशाल्लाह अगले बार भी हम खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, हम एक बुरा मुल्क छोड़ के अच्छे मुल्क की तरफ जा रहे होते हैं ताकि हमारी इंडिविजुअल और कलेक्टिव ग्रोथ हो। सही है। तो इसके पीछे जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, उसके बहुत सारे इफेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये आपके पास अगेन इसमें क्या है, आपके पास वो थीसिस लिखी हुई है कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज रिच हो जाती है, कुछ कंट्रीज पुअर हो जाती है क्योंकि ब्रेन ड्रेन होता है। फिर लिखा हुआ है कि कल्चर्स ब्लेंड हो जाते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी खो जाती है और नेचर को नुकसान पहुंच रहा होता है। ये तीनों ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, आपको पता फायदा हो जाएगा। ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के मार्क्स होते हैं बिल्कुल। ठीक है। मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, सारे हैंडआउट्स भेज रहा हूँ। मैंने अभी आपको शुरू में बताया ना, हैंडआउट 1 2 3, 3B 3C 4 5 5B, अभी सब भेज रहा हूँ। अच्छा, ये आपका ये जो आपका मॉडल पेपर है ना उसका ऐसे है ये। टेलीविजन प्रोग्राम्स जो है एक बड़ी वजह है सोसाइटी में वायलेंस की। ये आपके पास जो है मौजूद है, ये आपके इसमें मॉडल पेपर में आया था, ये रहा। फिर इसके बाद आपके पास ऐसे आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका इम्पैक्ट, ये रहा। फिर इसके बाद आपके पास आ रहा है स्लीप डेप्रिवेशन, जब मुझे नींद नहीं आती तो उसकी वजह से क्या होता है, ये रहा, ये रीड कर लीजिएगा। और सबसे बेहतरीन चीज ये लो, इंपॉर्टेंट ऐसे के लिस्ट जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ये रहा। इसमें से देखो मैंने तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवा दिया है, चाइल्ड लेबर करवा दिया है, स्लीप डेप्रिवेशन करा दिया है, मैंने तुम्हें ग्लोबलाइजेशन करा दिया है, ग्लोबल वार्मिंग करवा दिया है। सही है, कुछ मैंने तुम्हें करवा दिए हैं, एक दो मैं तुम्हें और भी दे दूंगा। बाकी तुम लोग इंशाल्लाह खुद प्रैक्टिस कर लेना। सही है। ये मैं तुम्हें हैंडआउट नंबर 5 और 5B भेज रहा हूँ। अच्छे खासे तुम्हारे पास हैंडआउट आ जाएगा, ये रहा अब्दुल्ला गौरी, ये रहा। कर लो इंशाल्लाह, इसमें से लग जाएंगे, अगर लग जाए तो अच्छी बात है। नहीं लगे तो तुम लोग इतने चीते हो चुके होगे कि तुम वहां जाके चीर फाड़ कर दोगे इंशाल्लाह। तो आज की क्लास को फॉलो करते PRC 1 की, और इस क्लास के फौरन बाद मैं जो है ना वो PRC 5 पर आ जाऊंगा, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो इसके फौरन बाद PRC 5 पर आते हैं। एक दफा ग्रुप पे भी मैसेज चला देना नेक्स्ट क्लास का एजेंडा। एक बच्चे ने मुझे शुरू में मैसेज किया था कि सर आपने वो नहीं भेजा, आपने वो नहीं पढ़ा है इनफॉर्मल लेटर्स, आप भूल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मुझे रिमाइंड कराने के लिए। यार मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें इनफॉर्मल लेटर्स। आज मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए ऐसे तैयार किए थे, तो मैंने कहा पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ, मैं याद रखूंगा इंशाल्लाह, मैं तुम्हें किसी टाइम में जो है ना वो इनफॉर्मल लेटर्स पढ़ा दूंगा। सही है। आज जो है वो हमने ऐसे कर लिया, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल लिया है। इंशाल्लाह कल जो है हम प्रेस ही कर लेते, कल हम प्रेस ही कर लेते ताकि एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल जाए। प्रेस ही करने के बाद एक दो दिन हम छोटे छोटे टॉपिक निकाल लेंगे। सही है। थैंक यू सो मच इकरा, मुझे रिमाइंड करा देना। सही है। इंशाल्लाह सब पढ़ने के। चलें, मिलते हैं अब PRC 5 में अगले 1 मिनट के बाद। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।